नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को बताया क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा। चीन से विवाद पर सर्वदलीय बैठक आज। विदेश मंत्री और गृह मंत्री देंगे हालात की जानकारी। असम, अरुणाचल और मणिपुर में बाढ़ से अब तक 80 लोगों की मौत। केंद्रीय टीम ने किया पीड़ित इलाकों का दौरा। हर मुमकिन मदद का भरोसा। हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा के 500 मीटर दायरे में कचरा फेंकने पर पाबंदी। लगेगा 50,000 रुपए जुर्माना। एनजीटी का आदेश। पेरिस जलवायु समझौते पर अमेरिकी रुख में हो सकता है बदलाव। राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए संकेत। फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद दिया बयान। और 9वीं बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची वीनस विलियम्स। स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा से होगी खिताबी भिड़ंत। मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में रोहन बोपन्ना ग्रेबिला ड्राबोवस्की की जोड़ी। और अब खबरें विस्तार से। भारत ने एक बार फिर सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने ये बातें कल एक संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति पूरी तरह से साफ है और जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों पर पाकिस्तान से बातचीत करने के उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत ने चीन की उस पेशकश को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उसने कश्मीर मुद्दे पर भूमिका निभाने की इच्छा जताई थी। गोपाल बागले ने कहा कि इस मामले के मूल में सीमा पार से भारत में फैलाया जा रहा आतंकवाद है। इससे पहले चीन ने बुधवार को कहा था कि कश्मीर के हालात ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। उसने कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार होने की बात कही थी। Part of the matter is really the issue of cross-border terrorism perpetrated on India and including on the people of the state of Jammu and Kashmir. So really the matter is that cross-border terrorism in our region emanating from a particular source is threatening the peace and stability of not only India but other neighbors, and also the peace in India and peace and stability of the entire region and the world. So that's where we stand. As far as Kashmir issue itself is concerned, you know that the government's position is very consistent and clear. We have been ready to have dialogue with Pakistan among other issues on Jammu and Kashmir, but in a bilateral framework. चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर सैनिक टकराव के हालात को लेकर केंद्र सरकार ने आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मौजूद रहेंगे। सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को डोकाला सीमा में स्थिति की जानकारी देगी। साथ ही जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान की हरकतों के बारे में बताया जाएगा। सरकार की कोशिश इन मसलों पर विपक्षी दलों को भरोसे में लेना है, जिससे इन मसलों पर विदेश में भारत की एक आवाज जाए। डोकाला सीमा विवाद को लेकर भारत ने काफी संयत तरीके से चीन को 16 जून के पहले की यथास्थिति बहाल करने की बात कही है। वहीं चीन ने भारत को सैनिक पीछे हटाने की चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के राजनयिक आपस में संपर्क में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की थी। उसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स इन्फॉर्मर्स लीडर्स मीटिंग के बाद एक वार्तालाप सा एक संवाद हुआ था, एक कन्वर्सेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे बात करी थी। एक रेंज ऑफ इश्यूज एज वी हैड सेड दे डिस्कस्ड। एज फार एज डोकलाम एरिया इशू इज कंसर्न, we have diplomatic channels available. The embassies are there in both countries, and those channels will continue to be used. संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की कल संसद भवन परिसर में बैठक हुई। कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली इस समिति में डिजिटल लेन देन की सुरक्षा, साइबर क्राइम और बिटकॉइन यानी कि आभासी मुद्रा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
नोटबंदी के बाद से ही सरकार ने डिजिटल लेन देन पर जोर दिया था। बैठक में दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क पर हुए हमले पर चिंता जताई गई। टीएमसी सांसद ने ऐसे हमलों से निपटने के लिए सरकार को अलग से साइबर सुरक्षा मंत्रालय का गठन करने की बात कही। इसके अलावा आभासी मुद्रा बिटकॉइन को लेकर भी समिति में चर्चा हुई। सरकार ने आम जनता से भी इस बारे में विचार मांगे हैं कि क्या आभासी मुद्रा को बंद किया जाना चाहिए या उनका नियमन अथवा स्वनियमन होना चाहिए। स्थायी बैठक में सीबीआई, नीति आयोग, रिजर्व बैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। एनजीटी ने गंगा और उसके आसपास सफाई के लिए कल विस्तृत आदेश जारी किया है। हरिद्वार से उन्नाव तक नदी के 100 मीटर के दायरे में विकास कामों पर पाबंदी होगी और वहीं कचरा फेंकने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। एनजीटी ने गंगा और उसके आसपास गंदगी दूर करने के लिए गुरुवार को बड़ा फैसला दिया। एनजीटी ने हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीच गंगा के आसपास 100 मीटर के दायरे को नो डेवलपमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। यहाँ किसी तरह का विकास काम नहीं होगा। 500 मीटर के दायरे में कचरा फेंकने पर पाबंदी लगा दी गई है। कचरा फेंकने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। एनजीटी ने 543 पन्ने के आदेश में कई दूसरे निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से 6 सप्ताह के भीतर कानपुर के जाजमऊ से उन्नाव या किसी दूसरे स्थान पर चमड़ा कारखानों को शिफ्ट करने को कहा गया है। उत्तराखंड और यूपी सरकार से कहा गया है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए दिशा निर्देश बनाएं। नालों की सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम 2 साल में पूरा करना होगा। एनजीटी ने रिपोर्ट को लागू करने की निगरानी के लिए समिति भी बनाई है। यह आदेश साल 1985 में पर्यावरणविद MC मेहता की दायर याचिका पर आया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में याचिका एनजीटी में भेज दी थी। पिछले 18 महीने तक याचिका की लगातार सुनवाई होती रही थी। इस दौरान केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दूसरे विभागों ने अपनी बात रखी। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। असम में 15 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। 3 दिन के दौरे पर गई केंद्र की टीम ने पीड़ित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीड़ितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मदद का ऐलान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी बाढ़ और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तीनों राज्यों में अब तक 80 लोग जान गंवा चुके हैं। ये तस्वीरें पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ के हालात बयां करने के लिए काफी हैं। असम में बाढ़ से हालात और बिगड़ गए हैं। राज्य के 24 जिलों में 15 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। असम में अब तक 35 लोग जान गंवा चुके हैं। धेमाजी, लखीमपुर, मोरीगांव, माजुली, बारपेटा और दक्षिण सलमारा सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। ब्रह्मपुत्र के आसपास रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ये तो बहुत पुराना समस्या है और बहुत आदमी का तकलीफ भी होता है। खेती होती जितना है सब खराब हो गया आदमी का। আৰু এটা আমাৰ নদী কাষৰীয়া দাঁতিকাষৰীয়া যিবোৰ অঞ্চল আছে সেইবোৰ এনেকুৱা জেগাত ঘৰ বনাইছে মানুহবোৰে য'ৰ পৰা পানীটো ওলাই যাব সম্পূৰ্ণভাৱে পোৱা নাই। ইয়াৰ ফলত আজি এইটো যিটো দলটো যিটো অৱস্থা হৈছে তাৰ যিবোৰ ফাউণ্ডেশ্যন আছে ফাউণ্ডেশ্যনবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে মানে আপোনাৰ ঢিলা হৈ গৈছে। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी राज्य का दौरा कर हालात की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। राज्य सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। जितना भी हमें आम जनताओं को मदद करने के लिए जरूरत है सही है, ऐसे जरूरत के मुताबिक हमने जनता को मदद कर रहा हूं और हमारे जो भी लोग मरे गए हैं उनके लिए एक्स ग्रेशिया हमने 48 आवर्स की अंदर देने के लिए हमारे हर डीसी को आदेश दिया गया है। गुरुवार को केंद्र की टीम ने पीड़ित इलाकों का दौरा किया। टीम की अगुवाई गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू कर रहे हैं। टीम के सदस्यों ने राहत और बचाव टीम के अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली में भी पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने बैठक की और हालात की समीक्षा की। We are very confident that very soon this restoration and rehabilitation process will be over. Yesterday I had a detailed
meeting with the Prime Minister, and he has asked me to coordinate entire North-Eastern region. काजीरंगा पार्क का 75% हिस्सा पानी में डूब चुका है। जान बचाने के लिए जानवर ऊंची जगह तलाश कर रहे हैं। असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से तबाही हुई है। पापुम-पारे जिले के सागली उपमंडल में कई जगहों पर जमीन धंसने से सड़क टूट गई है और इसका बाहरी इलाकों से संपर्क कट गया है। मणिपुर का भी कुछ यही हाल है। राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालात का जायजा लेने के लिए केंद्र की टीम मणिपुर के दौरे पर है। इन तीनों राज्यों को मिलाकर अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दार्जिलिंग में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कल कई जगहों पर आगजनी हुई। लेखक और गायकों ने पुरस्कार वापस कर सेना की तैनाती का विरोध किया। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में हिंसा जारी है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार तड़के पर्यटन कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। कुर्सियांग में एक रेलवे स्टेशन और एक सरकारी बंगले में भी आगजनी हुई। कई जगहों पर वाहनों में तोड़फोड़ की गई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कहा है कि बिना केंद्र के राज्य सरकार से सार्थक वार्ता नहीं हो सकती। गोरखालैंड स्टेट, इसका लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का डायलॉग ओपन करना चाहिए गोरखालैंड स्टेट का लिए। यही तो समस्या का समाधान है। आंदोलनकारियों ने कई जगहों पर रैली निकाली। गोरखालैंड की मांग को लेकर एक गायक और लेखक ने राज्य सरकार के पुरस्कार वापस कर दिए। ऑब्जेक्ट ऑफ रिटर्निंग द अवार्ड्स इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दे आर एम्प्लॉइंग सो मेनी रिप्रेसिव मेजर्स लाइक पुलिस, सीआरपी एंड द पैरामिलिट्री फोर्स। इस बीच पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का आरोप लगाया। The hooligans under the leadership of GJM, they obstructed me in 2 places. दार्जिलिंग में 29 दिनों से हड़ताल जारी है। 26 दिनों से इंटरनेट बंद है। दवा की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें, स्कूल, कॉलेज, होटल और निजी कार्यालय बंद हैं। तनाव को देखते हुए सेना के साथ यहां अर्धसैनिक बल भी तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर हो रही हिंसा के खिलाफ दिल्ली में कल बीजेपी ने राजघाट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में आए बीजेपी कार्यकर्ताओं को कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों ने संबोधित किया। पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। घायल हुए कार्यकर्ता, मृतक कार्यकर्ताओं के घर में जाते हैं, वहाँ जाने नहीं दिया जाता। टीएमसी के गुंडे रोक लेते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, पुलिस उनके साथ खड़ी होती है। पुलिस और गुंडों में वहाँ पर अंतर ही दिखाई नहीं देता। और इसलिए हम दिल्ली में, देश की राजधानी में बैठकर बंगाल के हालात को देश की जनता को बताना चाहते हैं और बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। नागालैंड का सियासी संकट और गहरा गया है। राज्य कैबिनेट ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का राज्यपाल का निर्देश खारिज कर दिया है। राज्यपाल ने शनिवार तक मुख्यमंत्री शुरहो जेली लिजेत्सु को बहुमत साबित करने को कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बुधवार रात हुई कैबिनेट का ये मानना है कि आपातकालीन सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मसला सत्ताधारी नागा पीपल्स फ्रंट का आंतरिक मामला है। दरअसल रविवार रात को पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जोलियांग ने 41 विधायकों के समर्थन का दावा किया था और सरकार गठन के लिए न्योता देने की मांग की थी। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के बंद को देखते हुए कई इलाकों में गुरुवार को निषेधाज्ञा लागू रही। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया, तो वहीं अमरनाथ यात्रा पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। अलगाववादियों के बंद को देखते हुए गुरुवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां में कर्फ्यू लगा रहा। अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम समेत कुछ इलाकों में पाबंदियां लगी रहीं। इन इलाकों में दुकान और बाजार बंद रहे। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने साल 1931 की गोलीबारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हालात से लड़ना होगा जिसे कुछ लोगों ने बंधक बना रखा है। जमहूरी राज कायम करने में अपनी कुर्बानियां दी, उसको याद रखना चाहिए। और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर जिसमें कश्मीरियत हमारा बुनियादी जो हमारे उसूल हैं उनको याद रखना चाहिए। जैसे अभी हाल ही अमरनाथ यात्रा के बाद सब हम लोग इकट्ठे हो गए, अलग अलग नज़रिया रखने वाले अलग अलग लोग एकजुट होकर हमने उसकी मजम्मत की।
सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले लश्कर के आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने 4 आतंकियों की पहचान कर ली है। इसमें 2 पाकिस्तानी और 2 कश्मीर के हैं। इसमें हमले के साजिशकर्ता लश्कर कमांडर अबू इस्माइल शामिल है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर के सुरक्षा हालात पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को सौंप दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शुक्रवार को विपक्षी दलों को कश्मीर की हालात की जानकारी देंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। The safety, honor and welfare of your country comes first. Your own ease and comfort will come last. You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. Fire! रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नूं बंद कर ला। सब तो पहला मैं हिंदुस्तानी हाँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद कल हिमाचल प्रदेश में थे। उन्होंने यहां पर बीजेपी विधायकों और सांसदों से मुलाकात की और समर्थन की अपील की। उनके साथ सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत कई नेता थे। हिमाचल में बीजेपी के 31 विधायक हैं, जबकि लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 1 सांसद हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु केंद्रीय जेल में अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसी जेल में AIADMK महासचिव शशिकला बंद हैं। ये मामला कारागार उप महानिरीक्षक डी रूपा की रिपोर्ट के बाद सामने आया है। रूपा ने आरोप लगाया है कि शशिकला के लिए जेल में विशेष किचन बनाया गया है, जो कि जेल के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने ये रिपोर्ट कारागार महानिदेशक को भेजी है। रिपोर्ट के मुताबिक जाली स्टाम्प पेपर घोटाला के मुख्य अभियुक्त अब्दुल करीम तेलगी को भी यहां पर विशेष सुविधाएं मिल रही हैं। हालांकि डीजीपी ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है। Because the report cannot be discussed on media. Hence, I have submitted it to DG Prisons. Let him take action. I have given also a copy to the government. I have also read Prison Act, Prison Manual. So there is no question of me not knowing the rules. All allegations are false. There is no special treatment meted out to anybody. I am telling you, even in the matter of visitation, we are not obliging even MPs or ministers or MLAs of Tamil Nadu. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं जारी हैं। महाराष्ट्र में नासिक के किसान ज्ञानदेव बोरसे पर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज था। कर्ज नहीं चुका पाने के कारण वो परेशान था। आखिर में उसने खुदकुशी कर ली। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में किसान तकेश सिंह ने जहर खाकर जान दे दी। परिजनों का कहना है कि किसान ने 5 से 6 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन मिर्च की फसल बर्बाद होने से वो परेशान था। मंगलवार को उसने कीटनाशक पी लिया था, जिसके इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के नागपुर में बीफ ले जाने के शक में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने बीफ ले जाने के शक में सलीम इस्माइल शेख को पकड़ लिया और विवाद बढ़ने पर उसकी पिटाई करने लगे। पुलिस ने घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पे इलाज के बाद उसको छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और पिटाई के वीडियो के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इन सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एकदम मार के एकदम ऐसा पड़ा था, मैं तो पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने मेरे को उठाया। बस मेरे साथ में गलत हुआ है, क्योंकि मेरा कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं है। जिन्होंने मुझे मारा उनको सजा मिलना चाहिए। विक्टिम है, उसने भी अपनी तकरार में 3-4 आरोपियों ने पकड़ के रोक के मारा, ऐसे बताया गया था। उस हिसाब से आरोपियों को निष्पन्न किया, उनको अरेस्ट हो गई है। बाकी के अगर कोई ऐसे और इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाता है तो पुलिस उसके ऊपर
कार्रवाई करेगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी ताकि इस तरह की घटना फिर से ना हो। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को हुई हिंसा के बाद नागौर के सावरान में कर्फ्यू जारी है और जोधपुर हिसार रोड बंद है। इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। बुधवार को आनंदपाल के गांव में हुई रैली हिंसक हो गई थी और इसमें एक शख्स की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आंदोलनकारी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से विवाद सुलझाने की अपील की है, तो वहीं राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने हिंसा के लिए आंदोलनकारियों को जिम्मेदार बताया है और सीबीआई जांच की सिफारिश से इनकार किया है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अपनी चुप्पी को तोड़ें और इस पूरे जो विवाद को, जो टकराव की हालात पैदा हुए हैं, लोगों में तनाव पैदा हुआ है, उसका निराकरण करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। मैं मेरी पुलिस की जांच कराऊंगा तो मैं मेरी पुलिस को कल काम में कैसे लूंगा? है ना, जो आगे बढ़कर के अपनी जान हथेली पे लेकर के ऑपरेशन करते हैं और जिसको मैंने 2.25 साल मुझे जिस व्यवस्था में लगा और जो 5 लाख का इनाम का घोषित इनामी व्यक्ति था, अगर उसकी इस बारे में भी अगर पुलिस को मॉरली मैं सपोर्ट नहीं दूंगा तो फिर मेरे को इस पद पर रहने का अधिकार क्या है? कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान जारी किसी आदेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई शीर्ष अदालत खुद करेगी। ऐसे मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। कोर्ट ने यह आदेश इस बारे से जुड़ी याचिका की सुनवाई पर दिया। साथ ही दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत में लंबित मामलों में समन आरोप तय करने को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती। सिर्फ जिन मामलों में निचली अदालत फैसला दे चुका है उन फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट कोयला घोटाला मामले की निगरानी कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने NEFT और RTGS के लिए लगने वाले शुल्क में 75% तक की कटौती की है। नई दरें कल से लागू होंगी। बैंक के मुताबिक घटी हुई दरें मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग दोनों पर लागू होगा। NEFT से 10,000 रुपये भेजने पर अब 2 की जगह 1 रुपये लगेंगे। 1 लाख तक 2 रुपये लगेंगे। 1 लाख से 2 लाख के बीच अब 12 की जगह सिर्फ 3 रुपये लगेंगे। 2 लाख से रुपये भेजने पर 20 की जगह 5 रुपये लगेंगे। RTGS से 2 लाख से 5 लाख रुपए लेन देन पर 5 रुपए लेंगे। 5 लाख से अधिक रुपए भेजने पर 40 की जगह 10 रुपए लगेंगे। हालांकि नई दरों पर 18% की दर से GST भी लगेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। गुरुवार को उन्होंने कैबिनेट की बैठक में ये बात कही। उन्होंने पनामा मामले में संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में आरोपों के साथ कयासबाजियां हैं। GIT ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने यह पाया कि नवाज शरीफ और उनके परिवार की आमदनी और जायदाद में खासा अंतर है। इस आधार पर उनके खिलाफ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के अंश सामने आने के बाद विपक्षी दल उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते पर अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका इस मुद्दे पर अपना नजरिया बदल सकता है। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने ये संकेत दिए। पिछले महीने ही अमेरिका ने 2015 के पेरिस समझौते से बाहर आने का ऐलान किया था। दोनों नेताओं ने पेरिस में हुई मुलाकात के दौरान आतंकवाद समेत कई और मुद्दों पर चर्चा की। The United States remains committed to being a leader in environmental protection while we advance energy security and economic growth. The friendship between our two nations and ourselves, I might add, is unbreakable. Los Angeles, vous avez fait un विंबलडन के महिला एकल वर्ग का खिताबी मुकाबला इस बार अमेरिका की वीनस विलियम्स और स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा के बीच होगा। दोनों के बीच ये फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। वीनस विलियम्स 9वीं बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की योहाना कोंटा को कल मात देते हुए वो साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंची, जबकि स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में स्लोवाकिया की मैग्डालेना रायबारिकोवा को मात देकर फाइनल में कदम रखा। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को बताया क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा।
चीन से विवाद पर सर्वदलीय बैठक आज, विदेश मंत्री और गृह मंत्री देंगे हालात की जानकारी। असम, अरुणाचल और मणिपुर में बाढ़ से अब तक 80 लोगों की मौत। केंद्रीय टीम ने किया पीड़ित इलाकों का दौरा, हर मुमकिन मदद का भरोसा। हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा के 500 मीटर दायरे में कचरा फेंकने पर पाबंदी, लगेगा 50,000 रुपए जुर्माना, एनजीटी का आदेश। पेरिस जलवायु समझौते पर अमेरिकी रुख में हो सकता है बदलाव, राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए संकेत। फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद दिया बयान। और नवी बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची वीनस विलियम्स। स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा से होगी खिताबी भिड़ंत। मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में रोहन बोपन्ना, ग्रेबिला ड्राबोस्की की जोड़ी। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए देश देशांतर।